नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। लगातार दूसरा दिन है इस देश में जब 13वीं लोकसभा में बहस चल रही है। इस बहस से अगर मैं ये पूछूं कि आप क्या इन्फ्रेंस मतलब निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आप ये कहें कि अभी बहस पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। लेकिन राजनीति की त्रासदी देखिए कि जब वोट मांगने का वक्त आता है तो नेताओं का भाषण बिल्कुल दीगर होता है। सुहाने सपने, सुहाने वादे और तमाम आर्थिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन संसद में तो ऐसा हो नहीं सकता और ना हो रहा है। संसद में जो लगातार 2 दिन से बहस चल रही है, उसमें एक बात बड़ी प्रमुखता से उभर करके आई है। कोई नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, शरद पवार हो, देवेगौड़ा हो, जिन्होंने भी बात की, उन्होंने एक किताब उठाई और आंकड़ों का विश्लेषण करना शुरू किया। यानी कि आंकड़ों के बिना बात नहीं हो सकती है, और आंकड़े सब सरकारी। और सबने जो अपने भाषण में फोकस किया, जोर डाला, वो डाला इस देश की बेरोजगारी के ऊपर। सबने कहा बेरोजगारी है, हमारा युवा बेरोजगार है, उसके सामने और उसके लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव का लब्बो-लुबाब है 2 दिन की बहस के बाद। अभी प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उनके जवाब के बाद पता चलेगा कि इस सरकार का क्या चिंतन है बेरोजगारी दूर करने के लिए। बहरहाल आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में इस देश में और पूरी दुनिया में जो बेरोजगारी का संकट है वो कितना भयावह है। अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो उसके क्या परिणाम होंगे। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, सौमित्रा चौधरी जी हैं जो कि आर्थिक सलाहकार हैं। इकरा ICRA एजेंसी है जो ग्रेडिंग का काम करती है, फेमस एजेंसी है, उसमें आर्थिक सलाहकार हैं। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में ललित खन्ना जी हैं जो कि अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं, कार्यकारी निदेशक हैं स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के। ललित जी, आपका भी स्वागत है। सुमित्रा जी, लेट्स start our discussion. First of all, how you see the unemployment in a global perspective? Is it a real threat to the globe, the rate in which the unemployment is increasing? No, I don't subscribe to that view. I don't think ये सही नहीं है जी। जो स्थिति डेवलप्ड कंट्रीज में है वो स्थिति अंडरडेवलप्ड कंट्रीज से दोनों में बहुत अंतर है। हमारा मुश्किल है कि अगर हिंदुस्तान के बाद अगर सारे सांसद ने आंकड़े अगर कोट भी करा होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़े वो कहाँ से निकाले वही जाने। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हमारे देश में हम नहीं तैयार नहीं करते हैं। हमारे पास जो आंकड़े है ये है कि स्टॉक लेबर एक्सचेंज में कितने लोग रजिस्टर करा, लेकिन हम जानते हैं ज़्यादातर लोग जिसके नौकरी भी नहीं मिलती है या ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा है, वो जाके लेबर एक्सचेंज में अपना नाम दस्तखत रजिस्टर नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करते, तो उससे कुछ स्थापित नहीं होती। दूसरा ये है कि हर सेंसस में ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप मेन वर्कर है, मार्जिनल वर्कर, मतलब आप फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं, उससे हम अंदाजन हम लगा सकते हैं कि 10 साल अंतर जो सेंसस लगती है कितनी हमारी संख्या जॉब्स है। उसमें 91 और 2000 सेंसस पे 2 प्लानिंग कमीशन ने 2 कमेटी बनाया, 2 कमेटी नहीं कहा जा सकता, 2 रिपोर्ट तैयार है। 2 रिपोर्ट का कंक्लूजन अलग अलग है, भिन्न है। एक का कंक्लूजन ये है कि कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुई, दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो आंकड़े सेंसस के आंकड़े में कोई गलती नहीं होती है, उससे लगता है कि जो महिला वर्कर है, कई मतलब देहात में कई महिला जो पहले मेन वर्कर थे या बाहर खेती में काम करते थे, वो खेती में काम करना बंद कर दिया या मिल में काम करना बंद कर दिया। वो घर में रहे, घर में तो काम करती है, लेकिन वो जो घर के जो काम है, घरेलू काम है, उसको लिया नहीं जाता वर्कर के हिसाब से। अगर इसका दो इंटरप्रिटेशन, दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो है ये हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा हो गया होगा, क्योंकि ज्यादातर महिला मैं आपको इंटरप्रिटेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैसे भिन्न इंटरप्रिटेशन होती है। क्योंकि ज्यादातर हम जानते हैं कि महिला, हमारे देश कंजर्वेटिव है, महिला घर के बाहर काम तभी करते हैं जबकि मजबूरन है। अगर आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ होगा, हो सकता है वो विड्रॉ कर गया। नो, व्हेन वी काउंट एज अनएम्प्लॉयमेंट, इट मींस एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है
अच्छा हाँ, अनकॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, सही बात है। That's right. हाँ। So it means a woman who is withdrawing from the workforce, हाँ। that is not part of our GDP. It means she is not contributing to the GDP. That's right. In a narrow accounting sense, correctly. Yes. हाँ। Now you can carry on. अच्छा, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। Yeah. दूसरा इंटरप्रिटेशन की है, इतना भयावह स्थिति हो गया है कि जो महिला को जो काम पहले मिलती थी वो काम नहीं मिलने लगी है और वो दुखी होकर घर वापस आ गए। ये इंटरप्रिटेशन कौन सी सही है, इसका साबित करना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि विदेश में, तो डेवलप्ड कंट्रीज में, वो लगातार एक सर्वे करते हैं, लोग से पूछते हैं आप काम करते हैं, पिछले 2-6 हफ्ते में आपको नौकरी मिला है, मिली है, आप काम, अगर नहीं, आदमी कहता मैं बेरोजगार है, कहता आप काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आदमी काम। अमेरिका में तो सिस्टम है, अगर शाम तक आपको जॉब नहीं है तो यू शो योर वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड एंड गेट द अलाउंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात अलग है जी। पहले ये स्थापित करना है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है जी। तो पहले ये लोगों को पूछते हैं कि अगर आप नौकरी है, कहता नहीं नौकरी नहीं है, आप काम ढूंढ रहे हैं, अगर वो जवाब देता मैं काम ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं खुशी हूँ बैठे हुए बिना काम करते हुए, तो उसको बेरोजगार नहीं गिनी जा सकती। तो इनका इसलिए वरना बहुत फाइन कैलकुलेशन रहता है, हर महीना ये फिगर आती है बेरोजगारी का स्थिति क्या है, 6.4% है, 5.8% है, 5.9% है, तो उनका अंदाजा नहीं लग जाता कि बेरोजगारी बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, उनकी हमेशा कोई 4-5%, अमेरिका में वो 6-7%, यूरोप में बेरोजगार हमेशा रहता है, जब भी मतलब इकोनॉमिक बूम में भी है तभी भी रहता है। तो दे आर लुकिंग एट इससे ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं, इज इट गोइंग मोर देन दैट। हमारा देश में पहले तो हमारा कोई आंकड़ा ही नहीं है, चाहे कोई भी कह ले। दूसरी बात ये, ग्रोइंग इकोनॉमी में बेरोजगारी कम होना चाहिए, नौकरी का संभावना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सोशल सिक्योरिटी किसी के पास है नहीं, अगर नहीं काम करेंगे तो खाएंगे नहीं, ये घर में बैठ के बाप को होटल में खाना पड़ेगा, वो कोई चाहता है नहीं, तो उस तरह सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो आपने बड़ा पर्टिनेंट मुद्दा उठाया कि ग्रोइंग इकोनॉमी और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसका बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, एंड दे मेंटेन दैट 5% unemployed people, or rather they are not able to absorb, you can say. ललित जी आप बताएं। इसी चौधरी साहब ने जो बात कही उससे कुछ बहुत क्लियर इश्यूज अराइज होते हैं। एक तो इशू ये है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव फुल एम्प्लॉयमेंट है, और मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव इनवेरिएंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो ऑब्जेक्टिव वही रहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना ज़रूरी है, पहली बात तो एक है, और ऑन ए वीकली या मंथली बेसिस मेजर करना ज़रूरी है। और अगर ये देश नहीं कर रहा है तो एक बड़ी भारी खामी है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश में ये स्किल और नॉलेज अवेलेबल है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेगुलरली मेजर नहीं कर रहे तो हमें ना तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की इफेक्टिवनेस मालूम है और ना ही हम उसमें कोई रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। तो पहला मुद्दा जो चौधरी साहब की बात से बाहर निकला है वो ये है कि इस देश को ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि सरकार ही ये काम करे, इंडिपेंडेंट एजेंसीज ये काम कर सकती हैं, और डेटा ये ज़रूरी नहीं कि एक क्रिस्टलाइज हो के अनएम्प्लॉयमेंट के शेप में बाहर आए। डेटा हो सकता है कि फैक्ट्री से कितने लोगों को इस हफ्ते नौकरी से निकाला गया, वो एक इंडिकेशन हो सकता है। इस हफ्ते फैक्ट्रीज में कितने लोग एम्प्लॉयड हुए। हम एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात कर सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर में बात कर सकते हैं, और अगर हम डेटा जनरेट करना शुरू करें तो ओवर टाइम ये रिफाइन हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि बगैर इस डेटा के क्या हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके अनाउंस करते हैं, हम उसकी इफेक्टिवनेस मेजर कर सकते हैं? नहीं। सो द कंक्लूजन इज दैट मिस्टर चौधरी, व्हाट ही इज सेइंग दैट वी डू नॉट हैव ए डाटा, सो व्हाटएवर द वी आर प्लानिंग इन dark. And we do not know where to lead, because he is saying that the prime objective of any planning or any economy is to generate employment, full employment. Full employment. The total country should be fully employed. Full employment has a specific meaning in economics. Yeah. That is to bring it to a level of unemployment beyond which you can't reduce it. Yes. That is the meaning. That is the meaning. So it means our plannings, whatever the plan in 10th plan or the 9th plan, what we have planned is totally absolutely in a नहीं ऐसा है, सिचुएशन इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेटा है, और ये पार्शियल डेटा देवेगौड़ा साहब अगर बेगारा जो कोई कुछ कोट कर रहा होगा, पार्शियल डेटा है। पार्शियल डेटा क्या है? जो हमारे पास एक चीज होता है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, हर जो इंडस्ट्री है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, जो जिसको इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको एक सर्वे होता है।
उसमें से आपको जिसको ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है, ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स डेफिनेशन है एवरी यूनिट जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं बिजली के सायात से, या 20 लोग काम कर रहे हैं विदाउट बिजली, ठीक है। तो वो अगर फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड है तो ASI में कवर्ड हो जाता है। उसमें ऑर्गेनाइज बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आज के ज़माने में लगभग कुछ 400 मिलियन, मतलब 40 करोड़ अडल्ट है। 4% पॉपुलेशन, 40 करोड़ अडल्ट है। अडल्ट 40 करोड़ है। उसमें से कम 30-35 करोड़ 30 करोड़ मेहनती है, वर्कर है। उसमें से आपको जो ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन है वो है 2.8 करोड़, 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ में 2 करोड़ जो है वो सरकार में काम करते हैं, और जो 0.8 करोड़ 80 लाख जो है वो ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट अब लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिक्लाइन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है जो बाकी जो सो कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ज्यादातर लोग तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जो बड़े यूनिट भी है वो अपनी फैक्ट्री राज, इंस्पेक्टर राज से बचाव के लिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं। वो किसी तरह दिखाते ही 10 यूनिट है, 5 यूनिट है, 15 यूनिट है, एक ही घर में एक ही कमरे में काम कर रहे 15 यूनिट है, क्योंकि वो बचना चाहते हैं उनकी सारे जो है जत्ती से। सो दिस इज द प्रॉब्लम हमारा पास सिर्फ एक तो है, जो असली डेटा वो है नहीं, और जो है वो चौधरी साहब आपकी बात से ये बात बाहर आती है कि अनलाइक द वेस्ट हमारे यहाँ बहुत से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं या एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इसको मेजर करने की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो तो कम नहीं होती। बिल्कुल। और ये बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे मेजर होने चाहिए। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस देश में अवेलेबल हैं, सारी दुनिया में अवेलेबल हैं, जिससे ये बात मेजर करके वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे अनाउंस की जा सकती है। अगर हम ये मान के भी चलें कि उसकी मेजरमेंट में कुछ एरर्स होंगी, कुछ गलतियां होंगी, ओवर टाइम वो एरर्स जो हैं एक टाइम के बाद करेक्ट हो सकती हैं, करेक्ट हो जाती है। अगर कांस्टेंट हैं तो कंपैरिजन में डायरेक्शन जो है उसका वो जाहिर हो जाता है। दैट कैन बी गुड नेविगेटर आल्सो, बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं हमारा पास, ऐसा हम नहीं निकालते। होलसेल प्राइस इंडेक्स हम हर हफ्ते निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा महीना निकालता है। तो वी कैन डू दिस, चाहे वो सरकार के सिस्टम के अंदर ही करे या आउटसोर्स करके किसी से करवाए, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि नहीं हो रहा है, पार्शियल डेटा के ऊपर आदमी पॉलिटिक्स के क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ हद तक ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ही देश की, मतलब वर्कर की फेस क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। भले वो 4% 5% पॉपुलेशन का हो ना क्यों, दे आर द मोस्ट वोकल। टोटल तो 4 करोड़ लोग इन टोटलिटी। अगर किसी को आपको अटैक करना है तो ये आंकड़े किसी को प्रेस करना है, कुछ और पकड़ के आंकड़े तो पहली बात ये आ रही है कि डेटा मेजर करना जरूरी है और उस मेजरमेंट का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। दैट्स राइट। और उसके बगैर ना तो हम कोई बात डिस्कस करके कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ना ही किसी इकोनॉमिक पॉलिसी की इफेक्टिवनेस मेजर कर सकते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। चलिए हम लोग आंकड़ों पे फिर आते हैं, क्योंकि मेरे पास जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उस पर एक नज़र लगाते हैं, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ समथिंग इज रॉन्ग हियर। देखें हम लोग सरकार क्या कहती है और सरकार के हिसाब से बेरोजगारी की समस्या जो है कितनी गहन है, इस पर नज़र दौड़ाते हैं। देखें, economic reforms may have given a boost to industrial productivity and brought in foreign investment in capital intensive areas, but the boom has not created jobs. This was not unexpected. According to a report by Washington based Institute of Policy Studies IPS, the combined sales of the world's top 200 MNCs is now greater than the combined GDP of all but the world's 9 largest national economies. Yet the total direct employment generated by these multinationals is a mere 18.8 billions, 1/100th of 1% of the global workforce. That is the data. India's 9th five-year plan projected generation of 54 million new jobs during the plan period 1997 and 2002. But performance has always fallen short of target in the past, and few believe that the current plan will be able to meet its target. India's labor force is growing at a rate of 2.5% annually, but unemployment is growing at only 2.3%. Thus, the country is faced with the challenge of not only absorbing new entrants to the job market, bracket estimated at 7 million people every year, bracket close, but also clearing the backlog. 60% of India's workforce is self-employed, many of whom remain very poor. Nearly 30% are casual workers.
That is, they work only when they are able to get jobs and remain unpaid for the rest of the days. Only about 10% are regular employees, of which 2/5 are employed by the public sector. More than 90% of the labor force is employed in the unorganized sector. What you are talking about that is sectors which do not provide with the social security and other benefits of the employment in the organized sector. हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और जो बाकी का डाटा है उसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या से ये देश कैसे जूझ रहा है और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेरोजगारी की समस्या, पूरा देश इस बारे में चिंतित है। लगभग 2 दिन से लोकसभा में जो बहस हुई है उसका लब्बो-लुबाब यही है कि बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में सरकार नाकामयाब रही है। हमला है सब सांसदों ने किया है, खासतौर से विरोधी पक्ष के लोगों ने, और आंकड़े जिस तरह से उभर करके आए हैं, देश के बेरोजगारों के प्रति जो चिंता जताई जा रही है उसी पर बहस हम लोग चला रहे हैं। बहस में शामिल हैं सुमित्रा चौधरी जी और ललित खन्ना जी। इससे पहले कि बहस को आगे बढ़ाएं, हम लोग देखें एक बार और ग्राफिक की दृष्टि से, और जो कि उसमें मुद्दे उभर करके आ रहे हैं उस पर फिर चर्चा करेंगे। इन द रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर वर्कर्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर in urban India, contract and subcontract as well as migratory agricultural laborers make up most of the unorganized labor force. Unorganized sector is made up of jobs in which the Minimum Wage Act is either not or only marginally implemented. The absence of unions in the organized sector does not provide any opportunity for collective bargaining. Over 70% of the labor force in all sectors combined, organized and unorganized, either illiterate or educated below the primary level. The 9th plan projects a decline in the population growth rate of 1.59% per annum by the end of the 9th plan, from over 2% in the last 3 decades. However, it expects the growth rate of the labor force to reach a peak level of 2.54% per annum over this period, the highest it has ever been and is ever likely to attain. This is because of the change in the age structure, with the highest growth occurring in the 15 to 19 years age group in the 9th plan period. The addition to the labor force during the plan period is estimated to be 53 millions on the usual status concept. The acceleration in the economy's growth rate to 7% per annum, with a special emphasis on the agriculture sector, is expected to help in creating 54 million work opportunities over the period. This would lead to a reduction in the open unemployment rate from 1.9% in 1997 to 1.47% in the plan's terminal year, that is by about a million persons, from 7.5 million to 6.63 million. हम लोग बाकी के ग्राफिक बाद में लेंगे। इससे मुद्दे जो निकल करके आते हैं, मिस्टर सुमित्रा चौधरी जी, let's talk about agriculture sector. Particularly, the total shift of the economy has been, we are contributing 25% in the GDP through agriculture sector, but the dependence of the population, 60% population, is still with the agriculture sector. So the problem lies there? Part of the problem lies there. Yeah. Certainly. Because as I said, I was talking during the break, at independence, वक्त में जब independence हुआ तो 20 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में रहते, आज 60 करोड़ है। तो एग्रीकल्चर ग्रो स्लोली, एबिलिटी टू सस्टेन अ लार्ज पॉपुलेशन इज लिमिटेड। वहाँ जहाँ विकास हुआ है एग्रीकल्चर पे, जो डिपेंडेंट लोग हैं उसकी संख्या घट गई। चीन में वी आर रीडिंग टुडे द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, उनके बच्चे जाके शहर में काम करते, कभी कभी घर में आते, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, गेन नहीं होती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, आप जो कह रहे थे ना, कोटिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट की यूनियन नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, फला नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज विद इन इंडिया। बिहार का जो रहने वाले हैं, पंजाब में जब आते हैं खेती में एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे, पंजाब में हम जाइएगा, यू विल नॉट फाइंड एनी अनएम्प्लॉयड फेलो देयर। इन वेरी डिफिकल्ट, वो उसका हर सीजन उसकी मतलब लेबर रेट बढ़ जाता है। Yesterday somebody was saying कि for Bihar population, Ludhiana is
Singapore to them. No, Because they go there now. The 5 lakh population and Ludhiana is of Bihari population. Now that they were talking politically that the new MLA within the Ludhiana municipality or the town will be the Bihari MLA, and it will be a quite change, political change in the Punjab politics. ये है ना कि पंजाब में जाके there is no बेरोजगारी because of the demand is so strong for labor demand strong है. तो ना इनको यूनियन का जरूरी है, they can negotiate a better wage. अब बिहार में कोई विकास नहीं है तो वहाँ चाहे आप यूनियन करे ना भी करे उनकी कोई कम्पिटिटिव बार्गेनिंग नहीं. अगर आप यूनियन करेंगे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. No, we are discussing Lalit ji वेज रेट की मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट ये ग्रोथ से लिंक्ड है. जहाँ इकोनॉमिक विकास है, चाहे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के मतलब नोएडा आप देख लीजिए, या ईस्ट दिल्ली ट्रांसजमुना कॉलोनीज देख लीजिए, तमिलनाडु में, बॉम्बे देख लीजिए, बॉम्बे जहाँ ग्रोथ है वहाँ लेबर डिमांड है. और जो ग्रोथ नहीं है, जो मतलब हालत खराब बिगड़ी हुई है, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बिहार, कई जगह बहुत जगह जो है वहाँ जो some part of Andhra also, the whole Odisha, तेलंगाना और उड़ीसा, वहाँ जॉब नहीं है. सीधी बात ये विकास है सिर्फ जहाँ डायनेमिज्म है, इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है, वो जॉब की स्कैसिटी नहीं है. उसमें ना एक कोई मिनिमम वेज रेट की कोई लेजिस्लेशन, मतलब सरकार अगर ना भी कुछ करे तो जॉब क्रिएट हो जाती है, उनकी वेज रेट बढ़ जाता है. और अगर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई विकास नहीं है, और कुछ भी कानून आप पास करते जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टॉक? देखिए, इन्फ्लुएंस तो ये है कि एक कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जॉब्स इतने नहीं हैं कि वो टोटल डिमांड को कैटर कर सकें. तो आप ये कह सकते हैं कि आपने लुधियाना का जिक्र किया, पंजाब है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, उनमें जॉब्स डिमांड है, जो लोग पहुंचते हैं उनको जॉब्स मिल जाते हैं, लेकिन बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अपने इलाके में रहती है. माइग्रेटरी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स अलग हैं. हमें तो जॉब्स पॉपुलेशन को वहीं प्रोवाइड करने हैं जहां तक हो सके जहां वो रहते हैं. प्रोवाइड जो है ना, किसी का ये प्रोविजन अपने आप होती है. जहाँ इंस्टीट्यूशंस ठीक है, जहाँ क्लाइमेट सही है, वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है. महाराष्ट्र का अगर विकास हुआ, पंजाब का विकास हुआ, तमिलनाडु का विकास हुआ, सरकार ने विकास नहीं करवाया, वो अपने आप हुआ. सरकार played a very vital role. The Green Revolution, we should not forget about that. पुराने बात है, whatever it is. सरकार ने तो ये भी बहुत कुछ करा है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी, या मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में, वो नाकाम रहा. तो एसेंशियली आपको जो प्रॉब्लम ये है कि some parts of the country are able to achieve growth for whatever reasons, and other parts are failing. देखिए, वो चौधरी साहब की बात ठीक है कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहीं पे जॉब्स क्रिएट होंगे. आप जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भी लिमिट्स हैं. अब बॉम्बे में जो लोकल्स हैं, मुंबईकर्स हैं, मराठीज हैं, दे आर टेलिंग द रेस्ट ऑफ द कंट्री की गो अवे, देयर आर एनफ पीपल हियर. बहुत, ये एक रियल प्रॉब्लम है, तादाद बहुत बढ़ गई है. तो हमें हल ढूंढने हैं, ये नहीं कि जॉब्स क्रिएट करने हैं. आपने कोई तरीका ढूंढना है ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, ताकि लोग जहाँ रहते हैं बाय एंड लार्ज जहाँ तक हो सके वहीं एम्प्लॉय हो. नहीं, बाकी जो देखिए, ये कोई नया फिनोमेना हिंदुस्तान में तो है नहीं. ये फिनोमेना तो डेवलप्ड कंट्रीज ने भी फेस किया. हाउ दे हैव सॉल्व्ड? I am recollecting it. It was a major problem in Britain also. When the recession took place and the industry were closed, unions were forming, and there was a hue and cry. जैक साहब, हमारा साइज ऑफ प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है. जब हम बात करते हैं, चौधरी साहब ने कहा कि भाई उस लैंड मास पे जिस पे 20 करोड़ लोग मुश्किल से रहते थे, अब 60 करोड़ लोग रह रहे हैं. 100 करोड़ लोग रह रहे हैं. नहीं, 100 में से 60 करोड़ लोग उस लैंड मास पे इन्वॉल्व हैं. तो आप कह रहे हैं कि लैंड मास तो उतना ही रहा, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई तो शायद एंसिलरी एक्टिविटीज में कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए होंगे, लेकिन 40 करोड़ लोग की प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेटली आपके सामने है. वो प्रॉब्लम आपने हल करनी है, वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है. ये जो हम आपने डेटा पढ़ा वो तो ये है कि हर साल 2% लेबर फोर्स में एडिशन हो रही है. वो तो एक इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक बैकलॉग है इतना बड़ा एक ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, उसका भी तो हल ढूंढना है. जो हमारी देश की टोटल पॉपुलेशन का रफ एस्टिमेट, which apart from political people what they talk, they say that is around 15% population is totally unemployed. They do not have any work in this country. आपको एक चीज बताता हूँ, जो 40 का 20 जो है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम शुरू से हमें ये गाना हमें सुनाया गया है, इंडिया लिव्स इन आवर विलेजेस, ठीक है ना.
तो आप अगर गांव के हैं, आप गांव में ही रहिए, गांव ही पैराडाइज है, वहीं मतलब सब कुछ है। अब शहर में क्यों आते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत है। तो हमारे एक एटीट्यूड शुरू से ही गलत है, क्योंकि जब पॉपुलेशन का वृद्धि होगी, इकोनॉमी का विकास होती है, तो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है एग्रीकल्चर टू शहर। तो शहर को हमको बनाना था, तो हम शहर को नहीं बनाए, क्योंकि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। अगर आपको देखिए फंड डेवलपमेंट, कोई प्लान फंड नहीं है फॉर अर्बन डेवलपमेंट। हमेशा 50 साल में प्लान फंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना खाया, वो बात अलग है, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान फंड थी नहीं। आप इलेक्टोरल अरिथमेटिक देखिए, अभी भी ज़्यादातर स्टेट्स में 70% to 80% असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल है, बट 20 to 30% अर्बन है। तो वो वही गाना गाते रहते हैं, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, किसान, विलेज पोस्ट ऑफिस। But the problem is a problem of transferring people from agriculture to other occupations. For that, small towns have to be developed, big cities have to be developed. लोग मतलब दिमाग खराब नहीं है, जब ट्रेन पकड़ के 1000 किलोमीटर जाके बॉम्बे में काम करते हैं। पूना से बॉम्बे जाते हैं डेली, सूरत से बॉम्बे जाते हैं लोग डेली। प्रॉब्लम ये देखिए, अभी हुआ क्या है, जो छोटे शहर है, जो पहले एब्जॉर्ब करती थी पॉपुलेशन को, छोटे शहर कोई डेवलपमेंट नहीं, उनका कोई विकास नहीं हो पाया। तो अगर कोई गांव से कोई जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए, इसको बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, ये मद्रास। अगर आप छोटे शहर को विकास करते थे, दे वुड हैव गॉन टू 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी में, वहां जाके काम करते थे। तो दिस इज सम ऑफ आवर फेलिंग, सम ऑफ आवर बैड आइडियाज जो हमने अंदर सर पे ठोक के रखे हैं। यू टेलिंग द रीजनिंग व्हाई इट इज नॉट। ललित जी देखिए, मैं इनकी बात से कुछ और वजह से भी सहमत हूँ। हमारे यहाँ जॉब्स लोकली ये 40 करोड़ प्लस 2% पर एनम को नहीं मिलने वाले हैं। बहुत से जॉब इस देश के बाहर हैं। वो तभी होंगे जब हमारी पॉपुलेशन इस सिचुएशन में हो, उसके पास वो स्किल्स हों ताकि वो इस देश को छोड़ के कहीं और काम ढूंढ सके। अभी तो वो दरवाजे नहीं खोल रहे, लेकिन अगर खोल भी दें तो तभी होगा जब वो स्किल्स होंगे। हम बात करते रहे कि आप गांव में रहिए और अपनी प्रोविंशियल लैंग्वेज पढ़िए, या तो आप हिंदीवादी हो जाइए, या तमिल पढ़िए, या बंगला पढ़िए। आपने जात देख लीजिए, क्या जात है। हाँ, जात देख लीजिए। लेकिन जो दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका है, जो जुबान है, वो इंग्लिश है जी। अगर आपने दुनिया में कहीं और जाके नौकरी करनी है तो इंग्लिश जुबान सीखनी है, उसमें काम करना सीखना है। वो भी एक हमने हैंडीकैप अपने लोगों को दिया हुआ है। अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं, वो हैंडीकैप खत्म हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कितने के लोगों के लिए, वो भी मैं लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, IT की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स हैं इन कंपैरिजन टू 40 करोड़, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, जो सिंपल मेसन्स हैं, सेमी स्किल्ड लेबर हैं, अगर इनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट शुड स्ट्राइव टू ओपन डोर्स फॉर देम अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि लोग वहां जाके जॉब्स ढूंढ सकें। उन देशों को भी फायदा है कि एक प्लम्बर आता है यहाँ से और वो वी हैव कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले जो तथ्य मेरे पास है उनको मैं अपने दर्शकों को बता दूं। देखें, एक तथ्य और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मेरे सामने है। In other words, if the economy maintains an annual growth of 7%, it would be just sufficient to absorb the new additions to the labor force. If the economy could grow at around 8% per annum during the plan period, the incidence of open unemployment could be brought down by 2 million persons, thus attaining near full employment by the end of the plan period according to the plan. However, there appears to be some confusion about the figure of open unemployment. The unemployment figure given in the executive summary of the 9th plan gives the figure of open unemployment at 7.5 million, while the annual report of the Labour Ministry for 1995-96 puts the figure for 1995 at 18.7 million. An internal government paper prepared in 1997 put the unemployment figure at the beginning of the 8th plan at 17 million and at 18.7 million at the end of 1994-95. Perhaps the Planning Commission referred to the current figure, while the Labour Ministry figure referred to the accumulated unemployment backlog. हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और इस तथ्य पर भी ध्यान देंगे कि किस दर से आर्थिक वृद्धि हो इकोनॉमी की, अर्थ पूरे देश की, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट का सपना जो सरकार संजोए हुए है उसको दूर किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे।
घटनाचक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेरोजगारी की समस्या के बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत में हमारे साथ शामिल है सौमित्र चौधरी जी और ललित खन्ना जी। ललित जी, आप ये बताइए कि जो हम डाटा वगैरह पढ़ रहे थे, डाटा को छोड़ भी दें, हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। एंड देखिए, चौधरी साहब ने बहुत क्लियरली ये शो किया है कि हम कुछ लैंड मास को प्रिमिटिव मेथड से, रिलेटिवली प्रिमिटिव मेथड से 20 करोड़ लोगों की मदद से टिल करके आउटपुट निकालते थे। इंडिपेंडेंस के बाद 50 साल में ये हुआ है कि लैंड मास तो रफली उतना ही है, लेकिन जो बुलक्स थे वो बहुत हद तक ट्रैक्टर से रिप्लेस हो गए हैं। बहुत सा जो मैकेनिकल वर्क था, चारा काटने का या हार्वेस्टिंग का, वो भी मैकेनाइज हो गया। जो मैनुअल था वो मैकेनाइज हो गया है। तो एक तरफ से इस मैकेनाइजेशन से जो नीड थी एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत कम हो गई है। पहले से शायद 2/3 रह गई हो, 75% रह गई, वो डेटा नहीं है, एक अंदाजा लगाने वाली बात है। कुछ हद तक हमने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ता है, जैसा कि विद ग्रीन रेवोल्यूशन और गेन इन प्रोडक्टिविटी हुआ है, तो वो आउटपुट भी ज़्यादा लोगों को इंगेज करता है। तो अंदाजन हम ये कह सकते हैं कि भाई, अगर हम पहले ये भी एज्यूम कर लें कि वो 20 करोड़ का जो एम्प्लॉयबल फ्रैक्शन था वो फुली एम्प्लॉयड था, तो हो सकता है कि वही उतना ही नंबर अभी एम्प्लॉयड हो। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिसगाइज्ड है। वो एक लैंड मास पे जहां एक आदमी काम कर सकता है, वहां पे 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा काम सब कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्टिव आउटपुट मिल सकता है आपको, वो नहीं मिल रहा है। व्हाट यू विल से? मैं तो डिटो। No, discuss this. That is absolutely. That is a critical problem. That is a critical problem because we have ignored. See, अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है और वो मानने को तैयार नहीं है मेरी तबीयत खराब है, तो ऐसे साल गुजरते जाएगा, उनकी हालत बिगड़ता जाएगा। हिंदुस्तान के साथ ये हुआ। पहले हमने एक गलत पोजीशन लेके अड़ गए, ये ही हमारा पोजीशन है। और ये एक मतलब एक मॉरल पोजीशन है, सिर्फ करेक्ट नहीं, मॉरल है। साधु बन गए, तो इसके बाद इसमें हटने को तैयार नहीं है। और 50 साल गुजर चुके हैं, प्रॉब्लम में कंपाउंडिंग हुआ है, प्रॉब्लम और बिगड़ चुका है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस प्रॉब्लम। नो, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कैसा होता है? देखिए, एक्यूमुलेटेड जब प्रॉब्लम होती है तो उसकी हैंडल करना तकलीफ है। अब जिस स्टेट में ग्रोथ विकास हुआ है, वो स्टेट में देखेंगे आपको रूरल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन घट चुके हैं। लाइक तमिलनाडु, वहाँ population of urban population is almost 50%. Rural population is only 50%. Maharashtra, rural population is more, urban population, rural population संख्या थोड़ा ज़्यादा है, but is almost coming to 50-50. जहाँ विकास नहीं हुआ है, जैसे कि बिहार, rural population is very high. So it is not as if some changes are not taking place. They are not taking place fast enough. सेकेंडली, जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल, अगर मैं अपने आई वांट टू पुट माई सेल्फ इनटू समबॉडीज शूज, अनपढ़ आदमी है, ये थोड़ा बहुत स्कूल फर्स्ट 1-2 क्लास पढ़ा हो, अपने परिवार लेके कहीं जाना चाहता है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी जो पड़पास वाली शहर, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, जिसमें से वो हर हफ्ते आ सकता है। लेकिन वहाँ कोई नौकरी को तो विकास ही नहीं हुआ। पिछले 50 साल इग्नोर हो चुका है वो शहर। वो शहर डेड पड़ा हुआ है, और सिर्फ 4-5 बड़े बड़े शहर का विकास मतलब वृद्धि हुई है। तो उसको क्या करना पड़ता, ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, वो कोई तरीका नहीं है। दैट इज ऑल्सो रिडिकुलस। अच्छा, मद्रास हैज गॉट अ बोटलनेक ऑफ द लैंग्वेज, सो द नॉर्थ इंडियन डू नॉट शिफ्ट टू द, तो वहां से आते हैं ना, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, वहां से आते हैं। लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, कल्चर भी प्रॉब्लम है कुछ हद तक। तो दीज आर बिग इश्यूज व्हिच इज अ प्रॉब्लम। सेकंड इज इंस्टीट्यूशंस, जो हम पहले कह रहे थे ना, रीजनल वेरिएशंस है। कुछ रीजन्स में विकास है, कुछ रीजन्स में विकास नहीं है। बाय एंड लार्ज उसकी कारण ये है कि जिसको हम इंस्टीट्यूशन करते, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ए डिसीजन हो, चाहे प्रेडिक्टेबिलिटी हो, चाहे करप्शन हो, वो इंस्टीट्यूशन का कुछ इलाका हिंदुस्तान में काफ़ी उनकी ऊपर आघात हुआ है, सीरियस। एंड उस डैमेज के कारण से उस जगह का विकास नहीं है। उसमें आपको जो नॉर्मल स्टेट्स है, बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी, सब देखिए ना कि एक्सेंट्रिक तरीके विम्जी में चलता है, किसी का मन मर्जी में कोई हवा कर दो। नहीं, देखिए, इस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के चलते तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो रही, क्राइम बढ़ रहा है, अनरेस्ट है। अब पूरे देश में ऐसा लगता है कि जैसे
नॉर्मल जो प्रोग्रेस की स्पीड होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं ललित जी, एंड इट मेक्स द प्रॉब्लम वर्स। साहब हम इश्यू से डाइवर्ट हो रहे हैं। क्राइम की बात बेशक ठीक हो, बढ़ेगा, लेकिन मेन मुद्दा तो वही है कि भाई उन लोगों को उनकी लाइफ टाइम में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, उनका आउटपुट हो, उनका लाइफस्टाइल ठीक अच्छा, हो। व्हाई वी लुक ऑल द टाइम फॉर द गवर्नमेंट, अब ये बताइए। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखते नहीं, हैं हम दो एरर्स करते हैं। क्या गवर्नमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट जॉब? देखिए पहले था, हाँ। पहले शुरू में पब्लिक सेक्टर जब बनाया गया था, पब्लिक सेक्टर वाज इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स। तो गवर्नमेंट इज एन एजेंसी टू प्रोवाइड द क्लाइमेट वेयर इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस एंड जॉब्स गेट क्रिएटेड। गवर्नमेंट शुड नॉट बी प्रोवाइडर ऑफ जॉब, लेकिन वो गलती हमने कर चुके हैं। टुडे गलती करके our politicians are unable to realize. Listen, I will not say all. Some politicians have realized, and in their states they have implemented good policies. But other politicians, particularly in northern India, and don't realize that creating the atmosphere for good business is the most important thing. अगर वो आप करने सक्सेसफुल हो गया ना, विकास हो जाएगी अपने आप, लोग आ जाएंगे आपको जाके। आप उत्तर प्रदेश देखिए, यूपी इज अ लार्ज लैंड मैस। अब किसी बिजनेसमैन थ्रू आउट इंडिया ये पूछिएगा आप यूपी में जाएंगे, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन होगा नो। तो कहेगा आप नोएडा में जाएंगे, बोलेगा यस। कहेगा आप कानपुर में जाएंगे, बोलेगा नो। सेम फेलो, क्योंकि नोएडा एंड कानपुर में अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इंस्टीट्यूशन। इन नोएडा यू कैन कंडक्ट बिजनेस, इन कानपुर यू कैन नॉट। So this is, at the end of the day, it's a question of government's major job is to create the institutions which generate growth. You create the institutions, whether it is law and order, whether it is some civic discipline, whether it is some public services, सड़कें होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, some drainage sanitation होनी चाहिए। इसके बाद you leave it to private sector। ललित भाई बता। मैं इस बात को थोड़ा एक्सट्रापोलेट करना चाहूँगा। आपने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है, उनका एक लिमिटेड रोल है इसमें, लेकिन डेफिनेट रोल है। लेकिन हम बात करते हैं हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या हुआ है? यूपी स्टेट या पंजाब स्टेट ये आंकड़े क्यों नहीं दे सकती है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार तो नहीं है उनके ऊपर। अपनी स्टेट के बारे में डेटा दे कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब इतने बचे हैं, इतने लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते थे, अब इतने हो गए हैं। वो भी डेटा नहीं देते। जो बात चौधरी साहब ने कही वो बात शायद फोर्स हो जाती अगर ये डेटा रेगुलरली किसी स्टेट में अवेलेबल। मान लो यूपी में अगर ये डेटा अवेलेबल हो कि भाई कानपुर में एम्प्लॉयमेंट इतनी थी, अब इतनी रह गई, अब इतनी हो रही है, तो जाग जाएंगे लोग। लेकिन वो डेटा अवेलेबल नहीं होता ना, तो वो इलेक्शन में मुद्दा बनता है। एक ब्रॉड एमॉर्फस हेजी तौर पे नहीं, जैसे अभी 2 दिन देखिए, मैं तो प्रोग्राम के शुरू में कहा, आप खूबसूरती देखिए इस 2 दिन की लोकसभा की बहस की कि सब कुछ चाहने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा भर कर क्या है? आपने ठीक कहा। हाँ। लेकिन उसमें ठीक बात तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई। हाँ। गलत बात ये है कि हमारे पास प्रिसाइज डेटा नहीं है। दूसरी गलत बात यह है कि हम ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के गले में डाल रहे हैं। स्टेट्स को क्या हो गया है? वहां क्यों नहीं हम बात करते इस विषय के बारे में? स्टेट्स के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट क्रिएट करने की, उनके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डेटा अवेलेबल करें। ये डेटा हर इलेक्शन एरिया के लिए अवेलेबल होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या पोजीशन है, क्या उसकी मूवमेंट है, आगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। नहीं, but that role it means can be given to the 545 MPs to generate that data if the MP is serious, isn't it? ये MP से डेटा आप जनरेट करेंगे तो गलत आएगा, तो क्या निकलेगा? खिचड़ी निकलेगा। नहीं, ये एक प्रोफेशन, डेटा जनरेशन प्रोफेशनल का काम है, वो प्रोफेशनल सेटअप करा दे। Yeah, but it's a huge country. You know what? Huge countries को कितने सारे डेटा निकलते हैं। साहब ये गलत फहमी है। इन्होंने आपको बता दिया कि हम बहुत सा डेटा वीकली निकालते हैं। आपको बहुत रिलायबल मेथड है। मैंने किताबें देखी हैं, रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडिसेस कैसे निकलते हैं। आलू का भाव उनके बाद दिल्ली का भी होता है, गोरखपुर का भी होता है, एवरेज निकाल देते हैं। 58 शहर, 58 सिटीज और ये बहुत रिलायबल डेटा है। वो काम, जैसा मैंने कहा कि स्टैटिस्टिकल स्किल्स इस देश में वर्ल्ड क्लास है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो अभी वेयर द प्रॉब्लम लाइज नाउ भाई, व्हेन वी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आदमी इस प्रोग्राम को भी देख रहा होगा तो ये करेगा वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम आप वी आर नॉट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। नहीं, आप सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम में कंटेंट है। अगर हम मेजरमेंट शुरू कर दें और वो मेजरमेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दें तो इश्यूज जो हैं इलेक्शंस में सामने आ जाएंगे। हमारी पॉलिसीज उनमें क्या चेंजेस ला रही हैं वो सामने आ जाएंगी, पॉलिसीज की इवैल्यूएशन हो जाएगी। इसके लिए पार्लियामेंट में बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अखबारों में हो जाएगी बहस, लेकिन वो डेटा अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मिस्टर मित्रा, यू टेल मी कि इस पूरे मास को जिसकी हमने डिस्कशन किया ऑलमोस्ट जैसे कि ललित जी ने भी कहा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट,
दैट इज ए मेजर चंक. अदरवाइज द नॉन अनएम्प्लॉयड जो फिगर्स अवेलेबल है वो तो है ही है. दूर कैसे करेंगे हम लोग? व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी? मैं जैसा कहा ना, अगर आदमी बीमार हो और ये दावा करता कि बीमार नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तब तक उसको बीमारी जाएगा नहीं. एंड जब तक ये जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो मेन इडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि we should create opportunity for people from villages to migrate to urban areas. It is not a policy. हमारा पॉलिसी क्या है? उनकी हालत इतना खराब है, वहाँ कुछ पैसा लगाओ ताकि वो नहीं आए. ये हमारा पॉलिसी है ना. जब तक हम पॉलिसी इसकी एटीट्यूड को हम चेंज नहीं करते, जब तक हम आप ये चाहते हैं कि चलो शहर की ओर, ये नारा बिल्कुल दिया शहर जाए. की ओर जाओ, बिल्कुल. एंड वी शुड क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्पेस. ओवरनाइट तो होगी नहीं, आस्ते आस्ते होगी, लेकिन वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द ओनली डायरेक्शन. अगर हम डायरेक्शन मतलब we don't recognize the right direction, then हम कैसे सही पॉलिसी निकाल सकते हैं? नहीं, शहर में आके क्या होगा भाई? शहर में जैसे भी आपने एक बड़ी पर्टिनेंट बात की, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, बिल्कुल, दैट इज द सेकंड पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज द सेकंड पार्ट. लेकिन आज इस देश के जो शहर हैं, वो मेजर टाउन्स को छोड़ दीजिए, उनकी जो हालत है, दैट इज नॉट बेटर देन द. बट यू हैव टू डू इट. यू सी 1947 में हमारा जो शहर थी, छोटे छोटे शहर थी, देयर कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. या But we have allowed a decline. If we allow a decline, we can also rectify the problem. So there are two things. One is that, first of all, mindset. The people should live in the villages. We should understand what the nature of the problem is and change that mindset. Number one. Number two, should realize that creating a conducive climate is the only thing the government must do to create economic activities which will create employment. For that, what do you have to do? What are the institutions you have to create? What is the infrastructure you have to do? And you have to do it. No, so when you know the basic things, why the politicians are not serious about it? They don't. See, where is the lacuna? Our problem is, see, lacuna is we have finance ministry, we have economic ministry, we have all the. Lacuna is twofold. Yeah. First fold is that we do not honestly discuss policy. Yeah. There's a lot of dishonesty in discussing policy. Number two is that even when we agree on certain things, we don't implement it. त्यागी साहब, I would say कि अगर आप डेटा ही टेबल करते हैं तो 3/4 ऑफ द डिस्कशन विल टेक प्लेस ऑन दैट डेटा. लेकिन हम डेटा ही टेबल करने को तैयार नहीं होगा. No, it means you are saying कि let's know fully what is the disease. We have to scan the whole thing. अनएम्प्लॉयमेंट का रफ आइडिया है, लेकिन इनका कहना है कि भाई कानपुर में लोग नहीं जाना चाहते. कानपुर के लोगों को ये बताया जाए कि भाई आपके यहाँ पे ये स्टेटस है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये स्टेटस है आपकी सिविक एमेनिटीज का, इसलिए से लोग नहीं आना चाहते हैं. इसलिए यहाँ पे जो है, डू यू थिंक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट? पीपल आर अनकंफर्टेबल विद इट, बट ये नंबर्स पब्लिश नहीं होते. उनको पता है दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप एक कंपैरेटिव इंडेक्स के तौर पे पब्लिश करना शुरू कर दें और ये जाहिर हो जाए कि भाई इन सम काइंड ऑफ अ कंफर्ट इंडेक्स ऑफ सिटीज कानपुर इज 250th in India. That data is available. It's not available. Yes, some work has been done on that. CIA वगैरह कुछ काम करा, बट जो बंद कर दिया ना, पॉलिटिशियन सर पे चढ़ गया. ये तो त्यागी साहब, जब तक वीकली डेटा या फोर्टनाइटली डेटा नहीं होगा तो आपको प्रोग्रेस ही नहीं पता चलेगी. ये एक बार डेटा मेजर करके अनाउंस कर देने से कुछ हासिल नहीं होता. इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ डेटा विल आल्सो इंप्रूव विद टाइम, अगर आप इसे बार बार मेजर करेंगे. मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पास नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं है, तो कानपुर का डेटा किसके पास अवेलेबल होगा? कानपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है मालूम है किसी को? जी नहीं मालूम. अगर नहीं मालूम है, नहीं मालूम, वहां के जो एमपी हैं उनके सामने सेंट्रल इशू क्या है? जी. तो बात हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग वी आर एंडिंग द प्रोग्राम. नाउ हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? यू हैव टोल्ड मी, बट आई वांट टू नो दैट इफ यू रेट द होल थिंग India as a whole regarding the unemployment, how you can you will say is the problem? See, the problem is the issue of unemployment lies at the heart of economic. This is the central issue of economic policy making. उसमें there's a ideological baggage. जैसे मैंने कहा ना, गाँव के क्या रोल है, etc., which I don't think the political system will ever change their mind. There's too much at stake. Zoning issues है, कितनी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कितनी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज है, दे विल नेवर चेंज इट. सो ओनली थिंग कैन हैपन इज व्हाट इज कॉल्ड बाय चेंज इन द पेरिफेरियल चेंज. इट इज ओनली द फैक्ट दैट सम प्लेसेस विल ग्रो, दैट वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. Other people see those cities, if those places are growing, mine is not growing, slow pressure builds up. Because we are, frankly speaking, we are too hypocritical of people to make
clean breast of things. इसका मतलब ये है कि सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हम खुद ही बिल्कुल। जनरेट करेंगे। मैं तो त्यागी साहब कहता हूँ देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोवाइड दिस डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज, वीकली, रेगुलरली, ऑन ए प्री एग्रीड डेफिनेशन बेसिस, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। ओके, धन्यवाद ललित जी। और सुमित्रा जी, आप आए हमारे स्टूडियो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर लगातार बहस करेंगे और बहस तो चलेगी, क्योंकि ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। और संसद में जब बहस खत्म हो जाएगी तो हम लोग जो माननीय राजनीतिक महोदय हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको बुला करके भी कहेंगे और इस समस्या पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप हमको ईमेल करिए। हम इस मुद्दे पर लगातार सशक्त तरीके से बहस चलाना चाहते हैं। हमारा ईमेल है ghatna@jntv.com। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।